नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.8 और देख भी रहे हैं रेडियो जय घोष। हमारे साथ हैं इस समय राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी देखिए कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और इस समय हमारे उत्तर भारत के माने जाने कथक डांसर हैं। तो हम लोग आज कथक की बात करेंगे और इस समय इनसे कुछ जानेंगे कथक के बारे में, कुछ ऐसी खास खास बातें जो खास तौर पे मेल डांसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है और ये उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह है। तो स्वागत है आपका राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो जय घोष पे। जी, बहुत और बहुत मुझे तो धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से उत्तर भारत में जो जिस तरह से यंगस्टर मतलब युवा, आप जैसा युवा डांसर और लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा। तो जी प्लीज़ अपने बारे में कि कैसे आपको लगा कि आपको डांस में जाना चाहिए और ख़ासतौर पे कथक के ट्रेडिशनल डांस में जी बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए। और जैसा आप पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ 20-22 साल पहले लेके चलूँगा। और एक छोटे बिल्कुल। से शहर से हूँ, सुल्तानपुर से, जहाँ पे नृत्य का ऐसा कोई परिवेश नहीं है। और वहाँ पे मुझे नृत्य को लेकर के चलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, और मैं कैसे आ गया मुझे आज तक खुद भी नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक माध्यम था एक इस नृत्य को ले जाने का। तो मुझे ऐसा याद आता है कि बचपन बचपन से ही एक आकर्षण था, क्योंकि हमारे टाइम पे दूरदर्शन आता था तब, ऐसे DD1 का ही एक ऑप्शन होता था, तो उसमें मैंने बहुत बार महाराज जी को नाचते हुए देखा। मुझे वो महाराज जी मतलब गुरु हाँ, पंडित पंडित बिरजू महाराज बिरजू जी को महाराज जी। मैंने हाँ। नाचते हुए देखा। हाँ। मुझे उनका नाम नहीं पता होता था, बट वो घुंघरू बांध के नाचते थे और मैं एकटक देखता था उनको। तो मुझे लगता था कि यार ये कुछ है, मतलब कुछ है ऐसा जो मुझे आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। मैं उनको देखता था और बस। और फिर ऑप्शंस में मैं वही बात करता हूँ कि 90s के टाइम की पिक्चरों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसमें मैं बात करूँगा 70 के 80 के दशक की जो हीरोइनें थीं, वहीदा रहमान जी हुई, श्रीदेवी जी हुई, तो इनके डांस का मैंने ग्रेस बहुत कॉपी ओह! किया। लेकिन तो आप तो, मैं यहाँ पे रोकूँगा कि आप तो बिल्कुल यंग हैं। अभी हम देखें तो 2022 में भी आप यंग हैं। तो इतनी पुरानी हीरोइनों को क्यों पसंद करते थे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे पास मनोरंजन के साधन में जो पिक्चरें थीं वो 90 और उस दशक में जो दूरदर्शन के ही माध्यम से थीं, तो उस समय के चैनल पे वही पिक्चरें आया करती थी, तो अच्छा। पूरा परिवार बैठ के देखता था। तो मैं पिक्चर नहीं देखता था, मैं उनका डांस देखता देखता मतलब था। ये है कि बचपन से ही डांस में जी, रुझान था। रुझान था, बट मंच का मुझे फ़ोबिया था। मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी मंच पे नाचूँगा, या फिर मुझे कभी पता नहीं था कि शायद मैं मंच पे भी नाच पाऊँगा। हुँ। अंतर मन में था। तो मुझे किसी एक बड़े कलाकार ने कहा था कि पुरुष के अंदर 2 विधाएँ होती हैं, हुँ। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक हार्ड कॉर्नर होता है। तो जिसको हम लोग हैंडसम हंक बोलते हैं, और एक कूल बॉय बोलते हैं। तो शायद मैं कूल बॉय वो टाइप पुरुष याद है का आपको अभी? वो पुरुष नहीं, कौन महिला थी कलाकार वो। था? अच्छा। अच्छा, कलाकार था, महिला थी। हाँ, कौन महिला थी? थी वो। वो मेरी बहुत ही सीनियर थी आर्ट्स कॉलेज की। वो अच्छा। बड़ी अच्छी चित्रकार हैं वो। हुँ। तो उनको हम लोग कृष्णा दीदी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने अच्छा। कहा था कि 2 अच्छा, अभी पर्सनैलिटी जस्ट होती पहले आपसे हैं। बात हुई थी कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो बिल्कुल उल्टा है। आप डांस में हैं जी, और पापा पुलिस में थे। पुलिस ये में क्या थे। कॉम्बो था? कहाँ से सेट हुआ ये? मैं पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मेरे ननिहाल और ददियाल में दूर दूर तक में संगीत का कोई टच नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ तक याद आता है, ना ननिहाल में ना ददियाल में। पिताजी पुलिस में रहे, और मैंने डांस चुन लिया। और मज़े की बात देखिए कि एक तो ठाकुर खानदान का होना, प्लस ऊपर से क्लासिकल डांस का चुनना, सोने पे सुहागा था। तो बचपन में कुछ सालों तक तो ठीक रहा। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, जब मैं डांस करता था, तो चलो ठीक है, बच्चा है नाच रहा है। धीरे धीरे वो टीन एज होती है ना, जिसमें हुँ। सोसाइटी ऑब्जर्व करने लगती है लड़का लड़की दोनों को, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं टीन एज में भी, तब तक मैं अपने शहर का स्टार बन चुका था, लेकिन फिर से टोका टोकी शुरू हो गई। तो हुँ। मुझे लगता है कि एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव माइंडसेट के बीच में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी तब जब आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, और कोई आपको समझाने वाला, आपका कोई सपोर्ट करने मार्गदर्शन वाला, वाला समझाने नहीं वाला है। नहीं है। फैमिली अगेंस्ट, सोसाइटी अगेंस्ट है, और आप सर्वाइव कर रहे हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि आप उस समय आपको नीड है सपोर्ट की, और आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो मेरे साथ भी वही रहा कि स्टार्टिंग में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो मैं ज्वाइन कर पाता और मैं डांस सीख पाता, मैं अपने आप को प्रूव कर पाता। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि या फिर मैं गलत हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर इन लोगों की बुद्धि में कुछ गड़बड़ है जो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब बतौर तो वो, मेल डांसर और भी चैलेंज था। हाँ, अंतर्दंतता चल रही थी हमारे दोनों के बीच में। लेकिन मैं मौन था, क्योंकि मुझे हुँ। पता था कि आज नहीं तो कल शायद मैं इनको जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे पास जवाब नहीं हुँ। था कि मैं अपने आप को प्रूफ कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास नॉलेज नहीं थी। तो सफ़र चल रहा था स्ट्रगल वाला, सोसाइटी से बहुत सारे ताने और फफ्तियाँ सुनी, घर से बहुत सारी ताने फफ्तियाँ सुनी, मार खाई, डांट खाई। फिर डांस के लिए? डांस के लिए तो, ओह! और इवन मैं आपको बताऊं कि मैं जब तक अपने शहर में रहा और मैंने बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती, मैंने कभी कोई प्रतियोगिता हारी नहीं। हाँ। और हर प्रतियोगिता को जीतने के बाद मैं घर पहुंचता था और मार खाता था।
कि तुम नाचने क्यों गए। और फिर मार खाने के बाद सुबह जब न्यूज़पेपर में मेरा नाम आता था, देन फैमिली कहती थी अच्छा थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, रिलैक्स हो कुछ जाता हाँ था, कुछ हैं? अचीव किया है। थोड़ी राहत तो मिलती वो थी, हाँ तो हैं? ऐसा था। थैंक्स टू मीडिया। थैंक्स टू मीडिया कह ओके, सकते हैं, वेरी वो गुड। न्यूज़पेपर ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि न्यूज़पेपर ने मुझे बचपन से ही स्टार बना दिया था मेरे हाँ, शहर का, कि एक लड़का है जो क्लासिकल नाचता अच्छा है। डांस करते तो हैं। लाइफ का पहला गाना मेरा था कोहिनूर मूवी का मधुबन में राधिका नाचेगी, जिसमें मैंने पहली बार डांस किया था 99 में। हम्म। तो नेम फेम चल रहा था, बट स्ट्रगल भी चल रहा था साथ में। फिर ऐसा एक दौर आता है ना जब आप पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं भी उस दौर में आया जब मेरा बोर्ड आया, 10th और 11 12, ये 3 साल का फ्रस्ट्रेशन ऐसा था कि पढ़ाई कहीं ना कहीं अगर मैं मेरे मार्क्स कम आएंगे तो पूरा ब्लेम डांस को चला जाएगा, डांस जबकि को ऐसा चला कुछ नहीं है। जाएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी अदर एक्टिविटी से आपकी पढ़ाई सर्वाइव होती है, बट मेरे साथ ऐसा था कि आपको लोगों लगता को है कि टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो साथ बिल्कुल, साथ ये, इवन आप नहीं भी मैनेज करेंगे ना तो भी आपको जितना अचीव करना है ना आप उतना ही अचीव करेंगे। पर लोग तो कहते हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो यही जाती तो है। भ्रांति है, यही तो है। मुझे लगता नहीं है कि आप जितना पढ़ने में हैं आप उतना ही अचीव करेंगे। भले ही आपको लगता है कि नहीं डांस या किसी एक्टिविटी में मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मेरा डिस्टर्बेंस हो, ऐसा आपका कुछ मतलब नहीं ये है है। कि 8 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ा जा सकता है और 6 घंटे रियाज की जाए। किया जा सकता है और आप 2 घंटे में भी वो अचीव कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो कैलिबर है, आपको अपना पोटेंशियल पता है, देन है ना। क्योंकि सामने मतलब वाला पहले बंदा पोटेंशियल चेक करें, हाँ हाँ फिर डांस करें। एग्जैक्टली तो मेरे साथ अच्छा। यही था कि मैं एवरेज था पढ़ने में। हाँ। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती थी कि मैं 90 क्रॉस करूं, बट हम्म, मुझे पता था कि मेरा 90 का हम्म। है ही नहीं, तो मैं 70 में रहा अच्छा राघवेंद्र हमेशा। जी, आते हैं आपके उस इंटरेस्ट पे जहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आपको डांसर बनना चाहिए या डांस में, जैसे कि बिरजू महाराज जी को देखा, जी आदरणीय बिरजू महाराज जी जी अब जी हमारे बीच नहीं है, जी। लेकिन विश्वविख्यात हैं। तो कोई ऐसी रचना आपको याद हो, क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया गाते भी थे, जी जी आपको जी। कुछ याद है या कोई ऐसा अम, भाव जिस रचना पे आप भाव करते हो? महाराज जी से मुझे सीखने का मौका मिला वर्कशॉप्स के थ्रू। तो एक बार उनकी वर्कशॉप चली थी बैंगलोर में, हम्म। तो मैं गया हुआ था महाराज जी से सीखने के लिए। एक्चुअली मेरी जो गुरुजी हैं और मेरे गुरुजी के जो गुरुजी हैं वो कहीं हाँ, ना कहीं महाराज जी से जो, इवन हमें लगता है कि हर कथक कलाकार कहीं ना कहीं महाराज कहीं जी जुड़ा से हुआ है, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कि आज होता भी है। उनके वीडियोस देखकर जरूर वो एग्जैक्टली ट्रेनिंग तो लेना चाहता है। मैं उनसे बेंगलोर में सीखने गया और महाराज जी एक ठुमरी गा रहे थे, उनकी ही लिखी हुई थी, हाँ, जाने दे हटो छोड़ो। थोड़ा सा भाव में बताएंगे, अब क्योंकि देखिए लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, देख भी रहे हैं। देखिए महाराज जी को तो कोई भी टच नहीं कर सकता, फिर और भी महाराज जी अपने आप में ही मतलब वो हाँ, वो बैठे भी इंस्टीट्यूशन होते है, थे तो वो वो नृत्य एक, में हाँ, थे। हाँ। तो महाराज जी, और इसकी पीछे की कहानी थी कि मैं सबसे पीछे खड़ा था और बहुत भीड़ थी, महाराज जी गा रहे थे और हम्म। सरस्वती दीदी सिखा रही थी। तो जाने दो चढ़ो हटो छोड़ो पहले कन्हई पहले करके। पहले तो थोड़ा सा गुनगुनाइए और फिर उसको बताइए, जैसे आप लोगों को ट्रेन करते हैं। प्लीज, हम चाहेंगे तो हमारे दर्शक भी देखें और आपसे मोटिवेशन लें। तो महाराज जी बैठ की भाव में थे और हाँ, महाराज जी हैंड मूवमेंट्स के साथ हाँ। इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और सरस्वती दीदी उसको जो है परफॉर्म करा रही थी। तो हम्म, हम्म। फिर महाराज जी ने एक एक वर्ड्स को कंटिन्यू किया कि जाने दे हटो छोड़ो कन्हई। तो मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि राधा का किरदार निभाना था। मैं पीछे खड़ा था, महाराज जी ने मुझे टोका और महाराज जी ने मुझे आवाज़ लगाई यहाँ आओ। मैंने कहा जी महाराज जी। उन्होंने कहा तुम बहुत ख़राब नाच रहे हो। हमने कहा मुझे पता है महाराज जी मैं बहुत ख़राब नाच रहा हूँ, सीखने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले तो ये समझो ना कि नृत्य का कोई जेंडर नहीं होता है, और जो भी किरदार आपको निभाया जाएगा आपके थ्रू, या फिर जो भी किरदार आप निभाने और वाले हैं चाहे मेल उसको हो चाहे इतना फीमेल हो। जीवंत कर दीजिए कि ऑडियंस के पास ऑप्शन ना रहे कि वो देख किसको रहा क्या बात है ना। तो ये बात मुझे घर कर गई कि महाराज जी ने कहा कि ऐसा कृष्ण बनो कि ऑडियंस को लगे कि कृष्ण होगा तो ऐसा होगा। पक्का। हाँ, और अगर राधा बनो तो ऐसी राधा बनो कि आपसे खूबसूरत राधा का ऑप्शन उनके पास ना रहे। क्या तो बात जब है। तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे दर्शक को ऑप्शन ही नहीं देना है हाँ, सोचने का, तो समझने का। अब करो कि दिखाओ। तो फिर मैंने कोशिश की, तो थोड़ा बहुत हुआ। तो महाराज ने कहा कि हो जाएगा, है अंदर, वो निकल नहीं रहा। गाने का भी शौक है? गाने का शौक कभी नहीं कोई रहा। ठुमरी, कोई दादरा कुछ आपको याद हो जिस पे आप भाव अच्छा करते हो? मुझे गुनगुना के बताएं, एक देखिए लाइन, 2 लाइन। हाँ। बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन गाने का शौक कभी इसलिए नहीं रहा कि मुझे लगता था शायद मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब है, मैं कभी गा नहीं पाऊँगा। और सीखने का शौक रहा कि कभी सीख पाऊँगा, लेकिन नहीं सीख पाया। तो बहुत सारी ऐसी ठुमरियाँ जो मैंने सीखी अपने गुरुओं से, बहुत सारे ऐसे भजन सीखे, गज़ल सीखी। तो गुनगुनाने की बात होती है तो सिखाने की बात होती है तो बच्चों के लिए गाना पड़ता है। कैसे? तो एक कवित्त है, जैसे बहुत ही खूबसूरत सी कविता है और बड़ी पुरानी है ये, लखनऊ घराने की, कि नीर भरत यमुना तट पर जब भर भर नीर उठाए गगर। तो उसमें राधा जी का ही कॉम्पोजिशन है कि राधा जी बात कर रही हैं कि वो पनघट पे गईं और उन्होंने पानी भरा और कृष्ण का
आना और कृष्ण का छेड़ना और मटकी का फूटना, ये पूरा उस कवित्व में है। तो नीर भरत यमुना तट पर, कहाँ मतलब यमुना तट पर, जब भर भर नीर उठाए गगर, जब मैंने नीर को भर के अपनी गगरी उठाई, तब डगर चलत मुझे छेड़त लंगर, लंगर मतलब कृष्ण, मुझे छेड़त लंगर। अब राधा जी कह रही हैं हट जाओ जी कुंवर फूट जाता है गगर, कि अब हट जाओ नहीं तो मेरी गगरी फूट जाएगी। देन कृष्ण ने उनको उस तिहाई में कहा मुझे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव। राधा जी कह रही हैं कि छोड़ दो भैया, आज छोड़ दो, रोज मटकी फोड़ते हो, आज माफ कर आज दो। माफ कर दो, हाँ, कल हाँ, तुम्हारे लिए जरूर हाँ, मक्खन लेकर के आऊंगी, मुझे बहुत छोड़ बढ़िया। छोड़ माधव माधव माधव। तो ये राधा एंड कृष्ण की छेड़छाड़ कवित्व के हाँ, माध्यम बहुत से है। बढ़िया। अच्छा, कथक में जैसा देखा जाता है कि कहते हैं कथा कहे सो कथिक कहावे, लव कुश जी प्रथा से जी जी शुरुआत हुई है। तो उस हिसाब से जो कथक का जिस तरह से मतलब विस्तार हुआ है, जी डेवलपमेंट हुआ है, तो बहुत बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा, जी पंडित बिरजू महाराज या उनसे भी पहले बिल्कुल पंडित लच्छू महाराज जी। जी, उनके तो उनके वो तो खानदानी थे हाँ, तो तो ये पूरा एक खानदान था जिन लोगों ने उत्तर जी भारत में और उस बाद में फिर पूरे विश्व में इसका जी विस्तार किया। अब ये सवाल पैदा होता है कि इनका राम के साथ में, चूंकि हमारे यहाँ ये जो हमारी जो पूरी संस्कृति है वो आध्यात्मिक संस्कृति जी है ना। जी पर्यटन है तो आध्यात्मिक सांस्कृतिक जी पर्यटन है। जी जी जी। तो उसी तरह से डांस में राम में ज़्यादा है कि कृष्ण में ज़्यादा है आपके हिसाब से, क्योंकि आप देखिए, पीएचडी भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, अब जहाँ तक मेरा अध्ययन कहता है हाँ, कि बात मैं त्रेता या द्वापर की ना करके मैं सीधे व्यक्ति विशेष पे बात करूं कि राम और कृष्ण, हाँ, राम और कृष्ण अब त्रेता और द्वापर से निकल के हमारे कलयुग में आ गए हैं। तो हम कलयुग की बात करेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि कुशलव से कथा के स्टार्ट हुआ, चूँकि कुशलव ने रामायण के छंदों को गाना स्टार्ट किया था अयोध्या की गलियों में। फिर गाते गाते उन्होंने उसी को संगीतमय किया और उसी को उसने नृत्यमय कर दिया, मतलब इनएक्टमेंट करके वो गाने हाँ, लगे, तो हाँ, लोगों को समझना और आसान हो गया। तो ये बात तो हमें कुशलव के माध्यम से पता चलती है। बिल्कुल। उसके बाद कृष्ण का जब द्वापर युग आता है तो ऐसा कहा गया कि कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ, अपने ग्वालों के साथ नाच नाच के खेलना, वो खेल रहे हैं या नाच रहे हैं इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन उनका वो जो इनएक्टमेंट रहा वो थोड़ा सा एक्टिवली हुआ, तो उसको बोला गया कि ये कृष्ण का नाच है, तो उसको नटवर कहा गया। तो ये एक लेगेसी चलती आई युगों से हमारे पास कलयुग में। फिर वर्तमान में हम जब अब राम को देखते हैं और कृष्ण को देखते हैं, और हम इन दोनों को हमने बस पढ़ा है कि हाँ इनके ज़माने में नाच गाना रहा। या फिर कथक को अगर हम बात करते हैं तो कथक को कहते हैं कि कुशीलव के दौर से चला आ रहा है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो दोनों ही नायक राम और कृष्ण कथक नृत्य के एक सशक्त मैं कहता हूँ कि एक सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनको हर कोई निभाना मांगता है। और कौन ज़्यादा प्रिय है ये तो कलाकार के ऊपर निर्भर करता है कि कलाकार किस किरदार को ये मेरा सवाल था कि विस्तार में आज कलयुग की हाँ अगर बात करें तो कौन ज्यादा है म्यूजिक में, डांस देखिए, में, जहाँ तक मुझे ऐसा खास लगता तौर पे है कि कथक डांस में कथक डांस कृष्ण में ज्यादा अगर, है यार राम तो का? मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ही ज़्यादा आसान हुए, क्योंकि कृष्ण जो है चरित्र के हिसाब से और व्यवहार के हिसाब से थोड़ा सा सरल हुए। सरल थे अच्छा, समाज के लिए। अच्छा, राम थोड़ा सा डेलिकेट थे, वो राम थोड़ा सौम्य थे। सा, हाँ राम थोड़ा सा डिसिप्लिन थे, तो डिसिप्लिन राम थे। को लोगों ने थोड़ा सा डिसिप्लिन में ही रखा। उनका जो कृष्ण, कैरेक्टर है वो बहुत ही हाँ डिसिप्लिन था, कृष्ण को मर्यादा हम, पुरुषोत्तम राम। हाँ कृष्ण को हम आम आदमी कह सकते हैं, हाँ, लेकिन राम को थोड़ा सा हम सोफिस्टिकेटेड कह सकते थे। तो कृष्ण को निभाना और कृष्ण को अपनाना आसान रहा, क्योंकि कृष्ण हमें लगता है इसलिए कि कथक में ज्यादा विस्तार हाँ कृष्ण का पाया कृष्ण जाता को है। लोक का देवता कहा जा सकता है। हम्म, तो वो लोक के देवता थे या फिर लोक के साथी कह सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण को और राधा को समझना और राधा को अपनाना, नायिकाओं ने राधा को अपना लिया और नायकों ने कृष्ण को अपना लिया। राम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड थे, तो राम को जब भी निभाया गया तो उसके लिए पहले मर्यादित होना पड़ा। मर्यादित इन द सेंस कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कृष्ण के लिए मर्यादा नहीं थी। अच्छा, बात करते हैं जैसे कि अब चूंकि आपने पहले तो मास्टर्स किया, फिर अब आप पीएचडी कर रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं, तो शोध का आपका विषय क्या है? मेरा है हिंदी साहित्य का नृत्य में योगदान। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो हिंदी साहित्य में नृत्य का योगदान आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, मुझे, मैं अभी वर्तमान में जो डांस देख रहा हूँ, हाँ, कथक हाँ, क्लासिकल को देख रहा हूँ, कि एक्चुअली कथक एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य रहा जिसमें प्रयोग करने की बड़ी मतलब बड़ा स्पेस है प्रयोग करने का, आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो प्रायोगिक खंड है, जो प्रयोग धर्मिता की हम बात करते हैं, उसमें कुछ भी प्रयोग होने लगा है। महाराज जी की एक बात याद आती है कि महाराज जी ने कहा कि आप प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका मूल नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी भी विधा का मूल नहीं बिगड़ना चाहिए। आप बिल्कुल प्रयोग करिए, इसको आप कॉन्टेम्प फॉर्म कहते हैं। और ये कॉन्टेम्प फॉर्म सिर्फ डांस में नहीं है, आप विजुअल आर्ट में भी पाएंगे। हाँ, वो हर आर्ट तो में है। आप बिल्कुल प्रयोग करिए, आप नया क्रिएशन करिए, लेकिन आपका बेस एंड आपका मूल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो मैंने अभी वर्तमान के नाच में मैं कलाकारों को देख रहा हूँ कि साहित्य पक्ष हटता जा रहा है।
मैंने बड़े गुरुओं को भी तो इस मंच बात से में, क्या आपको दुख हो रहा है दुख भी या है। उनका डांस देख के तकलीफ हो रही नहीं है? नहीं, तकलीफ तो मुझे नहीं है, क्योंकि अच्छा कहीं ना अच्छा। कहीं देखिए, हाँ मैं कलाकार हूँ, तो मुझे प्रयोग अच्छा लगता है, तो मैं हाँ हमेशा प्रयोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं करता हूँ। हाँ। बशर्ते ये है कि मूल का कितना परसेंटेज उसमें दिखाई दे आपका रहा है। कहना ये है कि जो भी उसमें प्रयोग करें उसको फ्यूजन बनाएं, बिल्कुल कुछ बनाए, भी लेकिन करें, उसका मौलिक बट ये बना है कि उसका रखें, मौलिक पक्ष बचा रहे। बचा रहे। तो वर्तमान में ना कथक के ही नाम पे मैं बात करूँ तो कथक के प्रयोगों में टेक्निकल पार्ट को आपने इतना हावी कर दिया कि हाँ उसकी जो खूबसूरती, महाराज जी कहते थे कि जब तक कथक में सुकूनियत नहीं आएगी तब तक आप कथक नहीं नाच पाएंगे। तो आज की डेट में वो सुकूनियत नहीं है। तेजी तैयारी बहुत अच्छी है, जो कि लाइट कॉस्ट्यूम्स का इतना प्रयोग हो हाँ, गया पर है। देखिए अगर कथक में ट्रेडिशनल में तो जब चक्कर और थाप और ताल की बात होती है जी, तो उसमें तो बहुत सुकूनियत नहीं, तो उसमें तो अटेंशन ज़्यादा रहता है, देखिए बीट फास्ट बहुत ज़्यादा कथक एक रहती ऐसा है। नृत्य रहा जिसमें जिसमें विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों जो है लयों का हाँ प्रयोग दिखाई देता है। तो हाँ वो सीक्वेंस में चलना है ना, आप हाँ। धीरे धीरे जो है कलाकार और दर्शक को आप वहां तक लेके जाइए, मतलब आपका कहना है ये ना। है कि वो अटेंशन बना के हाँ, रखना उस है। यात्रा में आप दर्शकों को सहज बनाए रखिए द्रुत तक में। वो हम्म। शायद इसका एक कारण ये भी है कि अब समय की प्रतिबद्धता हो गई है। पहले के लोग पूरी पूरी रात नाचते थे, अब ये कहा जाता है कि 20 ये मिनट भी में कह खत्म सकते करना हैं। है या 15 मिनट में खत्म करना है, तो कलाकार अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मैं तड़ाम भड़ाम नाचूंगा तो शायद वो अट्रैक्शन का, हाँ, एक अट्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 मिनट भी खड़े हो मंच पे और आप सुकून से नाच के आएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं फिर से वही एक बात याद आती है कि दर्शकों में कमी नहीं है, कमी कलाकारों में। हम कह देते हैं कि दर्शक देखना नहीं मांगता है, आप हाँ, दिखाना हमारी नहीं मांग अभिव्यक्ति रहे, बहुत कुछ आप दिखाना नहीं मांग रहे बताती हैं। है। आप हाँ। एक बार अपने आप को एक्सप्रेस तो करिए, दर्शक तो आपसे जुड़ रहा है ना। ओके। अच्छा, बतौर फिर वापस आएंगे मेल डांसर जी, कि जब मेल डांसर रहता है उसके पास चैलेंजेस किस किस तरह के रहते हैं? देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सरवाइव कैसे करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आगे जाकर के आप कहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मिडिल क्लास हाँ फैमिली में जब कोई लड़का होता है तो फैमिली वो एक्सपेक्ट करती है हाँ, कि कि वो एक इंजीनियर एज के बनेगा, बाद डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, कि बनेगा, या ये आर्मी बनेगा। में जाएगा, हाँ पुलिस में जाएगा। हाँ डांस का हाँ। तो टॉप 10 की लिस्ट में उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं होता है। तो जब वो डांस चुनता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि कब तक और कैसे कैसे मैनेज करोगे, और इसमें क्या वो है, इतनी मार हाँ, खा पाएगा कि नहीं खा नहीं पाएगा, खा ये भी है ना? पाएगा। हाँ, तो बढ़िया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस सोसाइटी में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं माइंडसेट मेल डांसर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाया है जो वो डिजर्व करता है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? है, अभी लगता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही मैं लखनऊ में हूँ, बट आज भी कहीं ना कहीं लखनऊ में भी हम लोग को वो कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, जो कि हर तबका यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, हर एक तबका को आपको फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट अभी भी नहीं मिल पाई है मेल डांसर्स को जो वो डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं डांसर का नाम आते ही, क्लासिकल का नाम आते ही एक आपके टेंटिकल्स खड़े हो जाते हैं कि अच्छा उसका कुछ अच्छा के आगे फिर वो डॉट 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 हो जाता है। तो ये हम लोगों पर को, आपको कैसा लगता है? मुझे फ़र्क ही नहीं यू पड़ता फील है। प्राउड ना? हाँ, यस, क्योंकि फिर क्या फर्क पड़ता मुझे है? इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद अगर मुझे फ़र्क पड़ा होता तो शायद मैं आज 22 साल से नाच नहीं रहा होता। मैं तभी छोड़ चुका होता जब मैं जब शुरू किया जब मैं था। डांट या मार खा रहा था। तो अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया, इसका मतलब कि मैं आर्ट को जीना मांग रहा था, ना कि सोसाइटी को। ये तो सोसाइटी का चैलेंज हो गया। हाँ। इसके अलावा किस तरह के चैलेंजेस और देखने को मिलते हैं? देखिए, मुश्किलें तो होंगी, मुश्किलें तो आती हैं, क्योंकि एक आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना घर चलाना है। और इन फ्यूचर अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं या शादी प्लान कर रहे हैं, तो जो भी आपके साथ आपकी वाइफ है तो उसको भी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा, आपने क्या सोचा? आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी मेरी शादी अभी नहीं हुई। आगे करना है तो? हाँ, नहीं, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अभी मैं कहता हूँ कि मैं सेटल हो चुका हूँ, मैं अच्छा। अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को संभाल सकता हूँ डांस के थ्रू। हाँ, तो अच्छा, अगर वाइफ डांसर नहीं हुई तो क्या करेंगे? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये सवाल ये है कि उसको फर्क नहीं मुझे नहीं पड़ना फ़र्क चाहिए। पड़ता, मुझे वो कोई भी हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छी बात है, आप बशर्ते बहुत क्लियर हैं, ये बढ़िया है। उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो पता लगा कि आप पेंटर से फिर आपने फाइन आर्ट किया, फिर हाँ, डांस में आए। एक्चुअली मैं ये आपको कैसे हुआ, ये हाँ, डांस और पेंटिंग का? डांस और पेंटिंग मेरी बचपन से थी। आई थिंक ये जो कौशल है भगवान ने मुझे दे के भेजा था कि तुमको मैं नवाज के भेज रहा हूँ, तुम इसी में कमाना खाना। तो बचपन से मैं ड्राइंग भी बहुत अच्छा करता था। तो +2 के बाद घर में एक खींचातानी का माहौल था कि नाच तो करनी नहीं है इनको, या फिर इनको लॉ कराया जाएगा, या फिर आपको फाइन आर्ट में ऑप्शन दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो आप लोग को ठीक लगे। तो मैंने लॉ का फॉर्म भर दिया था +2 के बाद कि मैं LLB करने जाऊंगा। इत्तेफाक से एक पेंटिंग बना रहा था, तो किसी ने कहा कि इनकी पेंटिंग अच्छी है तो फाइन आर्ट में भी देखा जा सकता है। तो मैं इस बात से बड़ा खुश हो गया कि फाइन आर्ट मुझे या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिलेगा या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलेगा, और दोनों ही जगहों पर जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक जगह प्रयाग संगीत समिति है, एक जगह भातखंडे विद्यापीठ, भातखंडे
म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, मेरा तो कथक आपने था। लखनऊ को हाँ, तो नहीं, चूज़ मेरा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं, वहाँ पे मेरा वेटिंग में चला गया और लखनऊ में मैंने टॉप किया, मेरी 5वीं रैंक आई यूनिवर्सिटी में। मैंने डे 1 काउंसलिंग कराई आर्ट्स कॉलेज में और मैं नेक्स्ट डे भातखंडे में खड़ा था बहुत अच्छा। कि मुझे कथक में एडमिशन लेना है। और 4 साल का बीएफए करने के बाद मैंने इधर 4 साल का मेरा डिप्लोमा पूरा हो गया था, घर वालों को पता नहीं था। घर वालों को 5वें साल में पता चला कि भाई साहब कथक भी सीख रहे हैं। वाह। और अच्छा, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे आते हैं, हालांकि मैं टेक्निकल पॉइंट जी, जानता जी। नहीं, फिर भी तकनीकी पक्ष कथक में कौन कौन से ऐसे खास हैं, 5 पॉइंट्स ऐसे बताइए जो हमारे दर्शक और जो मेल डांसर बनना चाहते हैं वो उनके लिए लगे कि ये अगर अच्छा होगा तो उनकी बॉडी में डांस के थ्रू मेडिटेशन भी होगा बिल्कुल, और एक बिल्कुल। विधा भी बनेगी। जी, बताइए। मैं चाहूँगा कि जो हाँ, देखेंगे इस प्रोग्राम को जाने। हाँ, मैं जब अपनी कथक की परवरिश में था, जब मेरी गुरु मुझे सिखा रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप इस कथक में जब आप अपना रहे हैं तो कथक को पूरा अपनाना है। ये नहीं कि आपको एक पक्ष पे फोकस करना है, आपको कंप्लीट कथक सीखना है। तो जिसमें एक आंगिक पक्ष था, एक नृत्य पक्ष था और एक भाव पक्ष था। तो नृत्य पक्ष और भाव पक्ष तो स्वतः निकलता है, क्योंकि वो आपके इनर एक्सप्रेशंस हैं। जो नृत्य पक्ष है, जो आपका टेक्निकल पक्ष है, वो उसके लिए आपको मेहनत और रियाज़ करनी पड़ती है। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगता है, जो पहला बीज है वो तत्कार का है, कथक का। वो हमें लगता है हर कथक कलाकार उससे वाकिफ़ होगा। तो वो जितना खूबसूरत और वो जितना आपका स्टेमिना मेंटेन करेगा, उसके बाद आता है कथक की खूबसूरत एक बड़ा अच्छा अंग है चक्कर लेने का, जिसकी अभी अब तमाम सारे टाइप्स हैं कथक के। आंगिक पक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी हस्त मुद्राएं का सुंदर प्रयोग और आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये बहुत मेंटेन करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, इवन मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हम अपने गुरु को या फिर किसी बड़े आर्टिस्ट को एज इट इज़ कॉपी करने लगते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे रुकना चाहिए। आप उनको कॉपी नहीं करिए, कॉपी ना करें। आप उनका अंग लेकर के उस अंग को अपने अंग में समाहित करिए, क्योंकि हर आदमी की फिजिक अलग अलग है। और तो अपने अंग से अभिव्यक्त करें। हाँ, कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया वो आप एज इट इज करेंगे आपके ऊपर अच्छा लगेगा। हो सकता है कि जो मैंने किया आप उससे बेटर कुछ अच्छा बॉडी कर सेट तो सकते होगी हैं। नहीं। तो बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पे यहीं पे बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं, वो हूबहू कॉपी करने लगते हैं। कॉपी नहीं करना है, किसी भी आर्ट फॉर्म को कभी आप कॉपी करके नहीं सीख सकते हैं। आप आर्ट फॉर्म का तत्व ये अच्छा पॉइंट है उठाइए, कि कॉपी नहीं करना कॉपी नहीं चाहिए। करना है, हाँ। आप उसके मौलिक तत्वों को टच करिए और उसको अपने अंदर आत्मसात करके लर्निंग स्वतः करिए, निकालिए। सीखिए, लेकिन कॉपी तो मत करिए। तत्कार हो गया, आपका चक्कर हो गया, आपका आंगिक, आपका हस्त मुद्राओं का जो आंगिक सौष्ठव है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जितना नीट होगा आप उतने इम्प्रेसिव लगेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सीखने की, जिसे कहते हैं ना कि जल्दबाजी में वो भूल जाते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो जब तक आपको खुद में अच्छा फील ना हो नाचते वक्त, तब तक समझ लीजिए कि आप अच्छा नहीं नाच रहे हैं। अच्छा, एक समस्या और भी आई है इस कंटेम्प्रेरी टाइम में। बहुत सारे यंगस्टर यहाँ मतलब लाइव भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बाद में भी लोग जी। देखेंगे। हिप हॉप में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जी। कंपैरेटिवली जी। कथक, ट्रेडिशनल कथक में जी। के अलावा। तो कैसे, ये क्या है, कैसा करना चाहिए? क्या कथक उनको कुछ हेल्प देगा हिप हॉप में भी? ऐसा कुछ है? दोनों ही विधाएं अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं और बहुत सम्मानजनक हैं मेरे लिए। मुझे दोनों ही विधाएं बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो शास्त्रीय हों चाहे वो पाश्चात्य हों। और दोनों का अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गरिमा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बात सिलेक्शन की आती है कि बच्चे वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि जब आप क्लासिकल विधा में आते हैं, जब आप क्लासिकल सीखने आते हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत अनुशासित होना पड़ेगा और आपको समय बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो क्या हिप हॉप में भी तो उनको समय देना ही हिप हॉप पड़ेगा? में होता ये है ना कि बच्चा उसमें इतना लॉन्ग टर्म नहीं है और इतना पेशेंस, इतना डिसिप्लिन नहीं है जितना हम क्लासिकल उतना में नहीं चाहिए। उतना नहीं चाहिए होता है। तो वो आपके हिसाब शॉर्ट टर्म से। में आपको हाँ, पे करने हाँ, लगता है हाँ। और क्लासिकल आपको लॉन्ग टर्म में पे करता होता है। और दूसरी बात ये, पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस इसमें। के साथ साथ मैंने आपसे वही कहा कि विजन, आपका एक ब्रॉड माइंडसेट की कथक का क्लासिकल को चुनने का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट किए जाएंगे। बच्चे इससे बचते हैं क्योंकि शायद उतना ब्रॉड माइंडसेट उनकी फैमिली में नहीं है। वेस्टर्न नाचेंगे तो वो थोड़ा सा फंकी लगेंगे, तो उससे वो एटलीस्ट सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है यूथ में कि बच्चे वेस्टर्न की तरफ इसलिए जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न का बहुत एज है। वो ठीक है, वो अपने आप में बहुत अच्छा डांस फॉर्म है, लेकिन जो एज की बात करते हैं, जो आपको एक आर्टिस्ट बनाता है, वो आपको भारतीय संस्कृति ही दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप भारतीय संस्कृति को अपना लेंगे, और मुझे लगता है कि आप भारतीय संस्कृति के साथ आप नए प्रयोगों नहीं, को बहुत अच्छी रखिए। बातें बतौर युवा कलाकार आप जो यूथ को बताएंगे, लोग जानेंगे जी। और इससे मोटिवेट हों और आगे भी बढ़ें। तो जैसे कि कथक डांस में जो ताल वाद्य हैं, जी। जैसे कि तबला है जी। या
पखावज। पखावज है। जी। कौन कौन से खास ताल वाद्य हैं जो कथक में संयोजन करते हैं? देखिए मुझे मुझे मुख्यतः तो अगर ताल वाद्य में देखा जाए तो हालांकि तबला और पखावज ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। पखावज ही बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, तबले से ही लोग बड़े मुँह का तबला और तबले के साथ आप काम करते हैं। लेकिन जो एक कंप्लीट जो एक संगत कलाकार का जो अगर म्यूज़िक का पक्ष देखें तो मुझे व्यक्तिगत तबला, पखावज और सितार और हारमोनियम बहुत पसंद है। एक अगर लाइव अच्छा, कॉन्सर्ट में आप आता अपने हूँ, लिए अगर पसंद करेंगे तो हाँ, लाइव तो कॉन्सर्ट क्योंकि करेंगे तो यही। तबले का अपना एक मज़ा है और पखावज का अपना एक मज़ा है। तो तबला तो एक समझ लीजिए कि वो एक ये किस तरह का मजा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बोलों का अपना एक बोल निकासी का अपना एक मूड है। तो प्लीज सपोज दैट एक तबला है और एक वो जी, पखावज, तो जी। दोनों का क्या? तो देखिए सर, तबला तो समझ लीजिए कि तबला तो हमारी कथक की शैडो है। बगैर उसके तबले के तो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाँ। कथक पॉसिबल है। एक बार कि पखावज नहीं बजेगा तो चलेगा। पखावज हमारा हमको एक फीलर देता है, हमको सजाता है, हमारा वो एक ब्यूटी एलिमेंट्स है। तो तबले के साथ एक जर्नी ही है, तबले के बगैर तो कंप्लीट ही नहीं कर सकते हम लोग। तो तबला तो मैंडेटरी है ही हमारे कथक के लिए। एक बार कि हम पखावज स्किप कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, अंत में अब हम चाहेंगे कि हमारे यूथ को, जी। खासतौर पे जो फीमेल या मेल, अब हम लास्ट में ये कहेंगे कि दोनों डांसर्स के लिए आप बताएं कि किस तरह से मोटिवेट हों। बतौर कथक डांसर, आप कथक गुरु, आप सिखा भी रहे हैं, तो अपना संदेश दीजिए ताकि लोग सुने और मोटिवेट हों। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आर्टिस्ट बनना चाहता है तो प्लीज़ वो बस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे। फाइट करनी पड़ेगी चीज़ों से और आप लड़ेंगे, और अगर आप सच में लड़ेंगे तो आप पक्का जीतेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि कैसे होगा और कब होगा, ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए। आप करना मांग रहे हैं, मैं सिर्फ कथा की बात नहीं कर रहा, मैं आर्ट जर्नी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ईश्वर ने किसी ना किसी आर्ट कोई भी फॉर्म कला से हो। नवाजा हाँ, है हाँ। और आपको वो करने का मन है, आप उसके लिए पैशनेट हैं, आप उसके लिए पागलपन की हद तक जा सकते हैं, तो लड़ जाइए। और जिस दिन आप लड़ने लगेंगे ना, आप उस दिन जीतने लगेंगे। और जिस दिन आपने लड़ना छोड़ दिया, आप अपने आप को ख़त्म कर चुके होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके अंदर कोई आर्ट फॉर्म है और आप उसमें अपने आप को देखना मांग रहे हैं, तो अपनी यात्रा को अकेले शुरुआत करिए और अकेले चलिए। आपके पीछे पीछे आपके क्या सपोर्टिंग बात एलिमेंट्स बनते चले है, बहुत जाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनके फादर तो पुलिस में थे। इन्होंने परिवार से खूब मार खाई और अब बन चुके हैं ये डांसर और कथक गुरु। तो हम चाहेंगे कि ये इनकी जो बातें थी, इनका जो ज्ञान था, वो हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को ढेर सारा मोटिवेशन देगा। और आप देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जयघोष।